यह 29 अगस्त 1973 का दिन था। एक ऐसा दिन जो रोजर चैपमैन और रोजर मेलिंसन नाम के दो बहादुर आदमियों के लिए किसी भी और दिन की तरह शुरू हुआ था। वे आम ऑफिस जाने वाले लोग नहीं थे। वे एक छोटी पनडुब्बी पाइसेस 3 के पायलट थे। उनका काम अटलांटिक महासागर में आयरलैंड के तट से दूर सीबेड पर एक ट्रांसअटलांटिक टेलीफोन केबल बिछाना था। यह एक रूटीन डाइव थी, ऐसा कुछ जो वे पहले भी कई बार कर चुके थे। लेकिन आप जानते हैं, महासागर एक शक्तिशाली और अनप्रेडिक्टेबल बीस्ट है। एक पल आप अपनी मशीन के मालिक होते हैं और अगले ही पल आप उसकी इमेंस पावर की दया पर बस एक टाइनी स्पेक बन जाते हैं। इस दिन महासागर ने अपनी असली ताकत दिखाने का फैसला किया और एक रेगुलर वर्क डे को सर्वाइवल की एक डरावनी लड़ाई में बदल दिया। वेव्स से लगभग 480 मीटर नीचे दुनिया एक अलग जगह है। यह क्रशिंग दबाव, एब्सोल्यूट डार्कनेस और फ्रीजिंग कोल्ड की दुनिया है। चैपमैन और मेलिंसन के लिए यह एलियन वर्ल्ड उनकी जेल बनने वाली थी। उनकी छोटी पनडुब्बी, एक मेटल स्फीयर जो सिर्फ 6 फीट चौड़ी थी, चारों तरफ से हजारों टन पानी के दबाव के खिलाफ उनकी एकमात्र ढाल थी। लेकिन कुछ गलत हो गया। अचानक वे फंस गए। सतह से उनकी लाइफलाइन कट गई थी और वे समुद्र तल पर अटक गए थे। बाहर की खामोशी बहरा कर देने वाली थी। ऊपर की दुनिया से उनके कंप्लीट आइसोलेशन की एक स्टार्क रिमाइंडर। टाइनी केबिन के अंदर उनकी स्थिति की हकीकत समझ में आने लगी। वे अकेले थे। जिस हवा में वे सांस ले रहे थे वह लिमिटेड थी। एक क्विक कैलकुलेशन ने उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। उनके पास लगभग 72 घंटे की ऑक्सीजन बची थी। 3 दिन, उसके बाद जीवन देने वाली हवा खत्म हो जाती और उनकी छोटी मेटल बॉल उनकी कब्र बन जाती। घड़ी की टिक टिक शुरू हो चुकी थी। उनकी हर सांस उनके संभावित अंत की गिनती थी। चैलेंज सिर्फ रेस्क्यू का इंतजार करना नहीं था, यह इंतजार में सरवाइव करना था। न केवल फिजिकल एलिमेंट से लड़ना था, बल्कि उस डर से भी लड़ना था जो उन्हें कंज्यूम करने की धमकी दे रहा था। यह अल्टीमेट सर्वाइवल टेस्ट था। शुरुआती शॉक जल्द ही उनकी प्रेडिकमेंट की एक ठंडी कठोर समझ में बदल गया। वे समुद्र के तल पर एक कैन में 2 आदमी थे। उनका रेडियो खराब हो चुका था। उनके पास सतह क्रू को यह बताने का कोई तरीका नहीं था कि वास्तव में क्या हुआ था या वे कहां थे। वे बस उम्मीद कर सकते थे कि कोई कहीं जानता था कि वे मुसीबत में हैं। मिनट घंटों में बदल गए और बाहर का अंधेरा एब्सोल्यूट बना रहा। वे पूरी तरह से सतह पर मौजूद लोगों के करेज और इंजेन्युइटी पर निर्भर थे। उनका भाग्य अब उनके अपने हाथों में नहीं था। यह एक डरावना एहसास था, कंट्रोल का कंप्लीट लॉस। उनकी जिंदगी अब एक वेटिंग गेम थी। तो यह सब इतना गलत कैसे हो गया? इसका जवाब ऑपरेशन के एक साधारण, लगभग मामूली हिस्से में छिपा है। मिशन लगभग पूरा हो चुका था। चैपमैन और मेलिंसन ने सफलतापूर्वक केबल बिछा दी थी और अपने मदरशिप विकर्स वॉयजर पर लौटने की तैयारी कर रहे थे। पनडुब्बी को सतह पर वापस लाने के लिए एक टो लाइन जोड़ी गई थी। पनडुब्बी के पीछे एक अलग मशीनरी चैम्बर में एक हैच कवर गलती से रख रखाव के दौरान खुला रह गया था। यह छोटी सी ओवरसाइट के कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस होते। यह एक साधारण मानवीय गलती थी, ऐसी गलती जो किसी भी काम में हो सकती है। लेकिन यहां सैकड़ों मीटर पानी के नीचे गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। जैसे ही पाइसेस 3 को ऊपर लाने के लिए टोलाइन खींची गई, खुले हैच से पानी के बल ने पीछे के मशीनरी चैम्बर में बांट ला दी। पनडुब्बी, जिसे बॉयंट होना चाहिए था, अचानक इनक्रेडिबली हैवी हो गई। टोलाइन अप्रत्याशित वजन को सहन करने में असमर्थ एक सिकनिंग जोल्ट के साथ टूट गई। मुख्य गोले के अंदर के 2 आदमियों के लिए यह प्योर केओस का पल था। एक सेकंड वे ऊपर चढ़ रहे थे, अगले ही पल वे फिर से एबिस में गिर रहे थे। वे अब एक फ्री फॉल में थे, अनियंत्रित रूप से उस सी बेड की ओर गिर रहे थे जिसे उन्होंने अभी अभी छोड़ा था। यह अननोन में एक डरावना डिसेंट था। गिरावट वायलेंट थी। छोटी पनडुब्बी एक खिलौने की तरह इधर उधर फेंकी गई, समुद्र तल से एक बोन जारिंग क्रैश के साथ टकराई। इस प्रभाव ने चैपमैन और मेलिंसन को उनकी टाइनी केबिन की दीवारों से टकरा दिया, जिससे वे ब्रूज्ड और डिसोरिएंटेड हो गए। जब वे होश में आए तो उन्होंने खुद को पूरी तरह से अंधेरे में पाया। पनडुब्बी की रोशनी बुझ चुकी थी।
वे एक स्टैगरिंग डिस्टेंस तक गिर गए थे और असमान सी बेड पर एक शार्प एंगल पर झुके हुए उतर गए थे। दुनिया से उनका कनेक्शन टूट गया था। गलती छोटी थी, लेकिन परिणाम एक नाइटमेयर था। वे अब गहरे में सचमुच खो गए थे। विडंबना क्रूर थी। वे इंजीनियर थे, ऐसे लोग जो मशीनरी और अपने काम के जोखिमों को समझते थे। वे ठीक से जानते थे कि क्या हुआ होगा। पीछे का कंपार्टमेंट जो अब पानी से भरा था, उन्हें एक लंगर की तरह नीचे खींच रहा था। उनकी पनडुब्बी, कभी इंजीनियरिंग का एक सोफिस्टिकेटेड पीस, अब बस एक डेड वेट, एक मेटल कॉफिन थी। उन्होंने ऊपर उठने के लिए अपने बैलेंस टैंक्स का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अतिरिक्त वजन बहुत अधिक था। वे कसकर अटक गए थे। साधारण भूला हुआ हैच ने उनके भाग्य को सील कर दिया था। उन्हें एक ठंडी, अंधेरी और अनफॉरगिविंग दुनिया में फंसा दिया था, सूरज की गर्माहट से दूर। नीचे के क्रशिंग ब्लैकनेस में उनके छोटे से सैंक्चुअरी के भीतर से एक नया दुश्मन उभरने लगा, हवा खुद। उनकी हर सांस के साथ उन्होंने प्रेशियस ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, टाइनी केबिन में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर खतरनाक स्तर तक बढ़ने लगा। यह केवल सफोकेशन के बारे में नहीं था। कार्बन डाइऑक्साइड का उच्च स्तर दिमाग के लिए एक जहर है। यह कंफ्यूजन, ड्राउजीनेस और हेडेक्स का कारण बनता है। जल्द ही लोगों को अजीब चीजें अनुभव होने लगी। हकीकत और कल्पना के बीच की लकीरें ब्लर होने लगी। उन्हें ऐसी चीजें दिखने लगी जो वहां नहीं थी। कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग और एक्सट्रीम स्ट्रेस का एक क्लासिक साइन। ठंड एक और रिलेंटलेस दुश्मन थी। बाहर के पानी का तापमान फ्रीजिंग से कुछ ही डिग्री ऊपर था और पनडुब्बी का स्टील हल बहुत कम इंसुलेशन देता था। ठंड उनकी हड्डियों में घुस गई, एक गहरी नंबिंग चिल जिससे वे बच नहीं सकते थे। शरीर की गर्मी बचाने के लिए वे एक दूसरे से चिपक कर बैठ गए। क्रैम्प्ड स्पेस में गर्मी के लिए एक दूसरे से सट गए। वे दो आत्माएं एक कॉमन एनिमी से लड़ रही थीं। उनकी साझा शरीर की गर्मी फ्रोजन ओशन के खिलाफ डिफायंस का एक छोटा सा कार्य था। उन्होंने अपने भोजन को राशन्ड किया, एक सिंगल सैंडविच और एक कैन ऑफ लेमनेड। इसे यथासंभव लंबे समय तक चलाया, यह जानते हुए कि कंजर्वेशन का हर छोटा कार्य उन्हें और समय दिला सकता है। ऐसी स्थिति में डर एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, लेकिन चैपमैन और मेलिंसन जानते थे कि पैनिक एक लग्जरी थी जिसे वे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। पैनिक उन्हें तेजी से सांस लेने पर मजबूर कर देती, जिससे उनकी लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई तेजी से खत्म हो जाती। उन्हें अपने दिमाग को कंट्रोल करना था। उन्होंने एक दूसरे से बात की, अपने डर के बारे में नहीं, बल्कि अपने परिवारों, अपने घरों और भविष्य के लिए अपनी उम्मीदों के बारे में। उन्होंने अपना स्पिरिट्स अप रखने की कोशिश की, जोक्स सुनाए और एक दूसरे को याद दिलाया कि वे इस लड़ाई में अकेले नहीं थे। वे जानते थे कि एक रेस्क्यू एफर्ट जारी होगा और उनका काम मदद आने तक जिंदा रहना था। ये मेंटल बैटल फिजिकल वन जितनी ही क्रूशियल थी। अपनी प्रेशियस ऑक्सीजन बचाने के लिए उन्होंने एक क्रिटिकल डिसीजन लिया। वे जितना हो सके उतना कम हिलेंगे। उन्होंने खुद को शांत लेटने पर मजबूर किया, केवल तभी बोलने के लिए जब जरूरी हो और अपनी सांस को धीमी और स्थिर रखने के लिए। यह डिसिप्लिन का एक इनक्रेडिबल एक्ट था। कल्पना कीजिए कि आप एक टाइनी डार्क स्पेस में फंसे हुए हैं, फ्रीजिंग कोल्ड में, और खुद को न हिलने, न संघर्ष करने की प्रवृत्ति को न मानने पर मजबूर कर रहे हैं। यह उनके ट्रेनिंग, उनके कैरेक्टर और उनकी विल टू लिव का एक टेस्टमेंट था। ऑक्सीजन का हर कंजर्व्ड मॉलिक्यूल एक छोटी विक्ट्री थी। उनके सर्वाइवल क्लॉक में एक और मिनट जोड़ा गया। वे मौत के साथ ही एक वेटिंग गेम खेल रहे थे। जबकि चैपमैन और मेलिंसन नीचे गहरे में अपनी खामोश लड़ाई लड़ रहे थे, सतह पर एक फ्रैंटिक ऑपरेशन चल रहा था। जब टोलाइन टूट गई और पनडुब्बी सोनार से गायब हो गई, तो विकर्स वॉयजर के क्रू को पता था कि उनके हाथ में एक बड़ी क्राइसिस है। एक मेडे कॉल भेजा गया और प्रतिक्रिया तत्काल और इमेंस थी। यह सिर्फ एक कंपनी की समस्या नहीं थी, यह एक अंतरराष्ट्रीय आपातकाल था। रॉयल नेवी ने अपना सर्च एंड रेस्क्यू वेसल HMS रिक्लेम भेजा। अमेरिकी नौसेना और कनाडाई तटरक्षक ने भी जहाजों को उस क्षेत्र में भेजा। ये समय के खिलाफ एक दौड़ बन गई, समुद्र के तल से 2 आदमियों को बचाने का एक वैश्विक प्रयास।
सबसे बड़ी चुनौती समय था। हर कोई 72 घंटे की ऑक्सीजन सीमा के बारे में जानता था। घड़ी चल रही थी और हर गुजरते घंटे के साथ आदमियों को जिंदा ढूंढने और बचाने की संभावना कम होती जा रही थी। सर्च एरिया विशाल था और समुद्र तल के विशाल असमान परिदृश्य पर एक टाइनी 6 फुट के गोले को ढूंढना हेस्टैक में सुई ढूंढने जैसा था। बचाव दल ने सीबेड को स्कैन करने के लिए सोनार का इस्तेमाल किया। खोई हुई पनडुब्बी के किसी भी संकेत के लिए बेसब्री से सुन रहे थे। सतह पर तनाव इमेंस था। इसमें शामिल हर व्यक्ति, जहाजों पर नाविकों से लेकर प्रयास का समन्वय करने वाले कमांडरों तक, 2 जिंदगियों के संतुलन में लटकने का वजन महसूस कर रहा था। बचाव योजना में पाइसेस 3 को ढूंढने और नई टोलाइन जोड़ने के लिए अन्य पनडुब्बियों का उपयोग करना शामिल था। एक सिस्टर सबमर्सिबल पाइसेस 5 को घटनास्थल पर लाया गया। साथ ही अमेरिकी नौसेना से एक रिमोट कंट्रोल्ड सबमर्सिबल, जिसे QRV-3 कहा जाता था, लेकिन महासागर ने इसे आसान नहीं बनाया। मौसम खराब था और पानी के नीचे की धाराएं मजबूत थीं, जिससे इन बचाव वाहनों को तैनात करना इनक्रेडिबली डिफिकल्ट और खतरनाक हो गया था। कई असफल प्रयास हुए, लाइनें टूट गईं, उपकरण खराब हो गए और कीमती घंटे बर्बाद हो गए। बचावकर्ताओं के लिए हर झटका दिल तोड़ने वाला था, यह जानते हुए कि फंसे हुए आदमियों के लिए ऑक्सीजन का स्तर कम होता जा रहा था। दुनिया ने देखा और इंतजार किया। फंसे हुए सबमरीनर्स की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे लाखों लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। यह अटलांटिक की अंधेरी गहराइयों में एक वास्तविक जीवन का ड्रामा चल रहा था। लोग अपने रेडियो और टेलीविजन से चिपके हुए थे, एक चमत्कार के लिए प्रार्थना कर रहे थे। बचाव दल पर भारी दबाव था, न केवल उनके वरिष्ठों से, बल्कि पूरी दुनिया की सामूहिक उम्मीद से। उन्होंने अथक प्रयास किया, बिना सोए, एक ही उद्देश्य से प्रेरित होकर चैपमैन और मैलिन्सन को वापस लाना। दोनों आदमियों का भाग्य मानवीय कमजोरी और इसे दूर करने की हमारी सामूहिक इच्छा का प्रतीक बन गया था। 2 दिनों से ज्यादा की तलाश के बाद आखिरकार एक ब्रेक थ्रू। बचाव पनडुब्बी पाइसेस 5 ने क्षतिग्रस्त पाइसेस 3 का पता लगा लिया। संपर्क स्थापित हुआ। चैपमैन और मैलिन्सन के लिए पास में किसी और जहाज की हल्की आवाज सुनना दिनों में पहली बार उम्मीद का असली संकेत था, लेकिन उन्हें ढूंढना तो आधी ही लड़ाई थी। अब सबसे मुश्किल हिस्सा आया, उनकी पनडुब्बी में एक स्पेशली डिजाइंड ग्रैपलिंग हुक और लाइन लगाना। CURV-3 रिमोट कंट्रोल्ड वाहन को इस डेलिकेट ऑपरेशन का काम सौंपा गया था। यह बिल्कुल ऐसा था जैसे 480 मीटर दूर से पूरे अंधेरे में और तेज धाराओं के साथ एक रोबोट से सर्जरी करना। लाइन लगाने के पहले प्रयास असफल रहे। हुक ठीक से नहीं लग रहा था। समय अलार्मिंग रेट से कम होता जा रहा था। अब तक पाइसेस 3 के अंदर ऑक्सीजन खतरनाक रूप से कम हो चुकी थी। सतह पर बचावकर्ताओं ने गणना की कि चैपमैन और मैलिन्सन के पास सांस लेने लायक हवा 20 मिनट से भी कम बची थी। तनाव असहनीय था, अब या कभी नहीं। CURV-3 के ऑपरेटर्स ने नर्व्स ऑफ स्टील के साथ एक अंतिम डेस्परेट प्रयास किया। अविश्वसनीय सटीकता के साथ उन्होंने रोबोटिक आर्म को चलाया और आखिरकार हुक पनडुब्बी के फ्रेम में सुरक्षित रूप से लग गया। बचाव जहाज पर खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन वे जानते थे कि वे अभी खतरे से बाहर नहीं हुए थे। ऊपर चढ़ना शुरू हुआ। धीरे धीरे सावधानी से विकर्स वॉयेजर ने पाइसेस 3 को सतह की ओर खींचना शुरू किया। जैसे ही पनडुब्बी ऊपर उठी, अंदर के 2 आदमियों ने दबाव बदलते हुए महसूस किया। वे आखिरकार ऊपर जा रहे थे। 84 घंटे और 30 मिनट अपने ठंडे अंधेरे कारावास में फंसे रहने के बाद पाइसेस 3 अटलांटिक की सतह पर उभरी। हैच खोला गया और ताजी हवा केबिन में भर गई। रोजर चैपमैन और रोजर मैलिन्सन कमजोर और थके हुए, लेकिन जिंदा, पनडुब्बी से बाहर आने में मदद की गई। वे बच गए थे। सिर्फ 12 मिनट की ऑक्सीजन बची थी। उन्होंने मौत का सामना किया था और जीत हासिल की थी। पाइसेस 3 बचाव की कहानी सिर्फ विषम परिस्थितियों में सर्वाइवल की कहानी से कहीं ज्यादा है। यह मानवीय भावना की रेजिलियंस का एक शक्तिशाली प्रमाण है। चैपमैन और मैलिन्सन इसलिए बच गए क्योंकि उन्होंने डर के आगे हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी बुद्धि, अपने अनुशासन
और एक दूसरे पर अपने विश्वास का इस्तेमाल अपने संसाधनों को बचाने और मदद का इंतजार करने के लिए किया। वे इसलिए बच गए क्योंकि अविश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हुआ, जहां विभिन्न देशों के लोगों ने दो मानवीय जिंदगियों को बचाने के लिए सब कुछ एक तरफ रख दिया। उनकी कहानी हमें एक मौलिक सबक सिखाती है, कभी हार मत मानो। भले ही आप सबसे अंधेरी जगहों पर फंसे हों और सारी उम्मीदें खत्म हो गई हों, जीने